अल्डिहाइड। चलो, अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बोलो। फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक और से हाइड्रोजन। यहाँ पे ये कार्बन पेरेंट कार्बन का पार्ट है, समझ रहे हैं ना, ये कार्बन पेरेंट कार्बन में गिना जाता है, काउंट किया जाता है। तो ये वाला हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप किस चीज का, अल्डिहाइड का। तो अब इसमें लग गया है एगो ओ, ये नहीं एक्स्ट्रा लगा है, अरे एच तो नॉर्मली होकबे करता है। तो अगर इसके हम लोग जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला क्वेश्चन में आता है, नॉर्मली क्या होता है CnH2n+2, बोलो। इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा है, कार्बन को तो हम ऐड करके करते हैं। अब इसमें यही नहीं हुआ कि नॉर्मली लास्ट वाला कार्बन पे 3 गो हाइड्रोजन रहता है, कई बार रहता है 3 गो, तो इन्हें का तो छोड़ो, इधर वाला तो किसी दूसरे कार्बन के साथ है। अब बाकी इसको हटा तो 3 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, हटा है तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हट गया, तो 2 हाइड्रोजन को हटा लो और इसकी जगह पर क्या आ गया है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को डाल दो, ठीक है। CnH2nO, ये हो गया हमारा जनरल फार्मूला किस चीज का, फर्स्ट मेंबर, सॉरी जनरल फार्मूला हो गया हमारा अल्डिहाइड का, ठीक। अब अगर इसके एग्जांपल में जाए, चलो एग्जांपल में फर्स्ट मेंबर पकड़ लेते हैं, तो क्या इसके फर्स्ट मेंबर एक कार्बन का पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, एक महीने से H भी लग जाएगा तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, मान लो कि ये मेरा था कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर से हाइड्रोजन, इधर से भी हम हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये एक कार्बन का अल्डिहाइड हो गया कि नहीं हो गया, एक कार्बन का ये अल्डिहाइड हो गया कि नहीं हो गया। अब इसका अगर हम नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अल्डिहाइड है ना, क्या है, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का फर्स्ट 2 लेटर ऐड करते हैं Al, और अल्केन के ई हटा के, मतलब जैसे कि ये हमारा हो गया अल्केन, तो अल्केन में से क्या करेंगे, ई को हम लोग रिमूव कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे किसको, Al को, तो क्या बन जाएगा, KAN, ई तो हटा दिए हैं, Al ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्केनल, अल्केनल, इसके मीथेन से मिथेनल, प्रोपेन से प्रोपेनल। तो ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन, बोलो, ये मीथेन हो गया। अब चूंकि ये अल्डिहाइड है, ये क्या है, अल्डिहाइड है, तो इस मीथेन से ई हटा देंगे और यहाँ पे Al को ऐड कर देंगे, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मिथेनल। 2 कार्बन का रहता, अगर हम दूसरा लेके चले, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड OH, एक चारू है CH3, 2 कार्बन का है ना, तो 2 कार्बन क्या पढ़ते हैं, इथेन। अब इथेन में यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड, तो ई हटा देंगे और यहाँ पे Al ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या तो कार्बन के फर्स्ट में लगेगा या तो लास्ट में लगेगा, ये स्ट्रेट चेन कार्बन के बीच में कहीं भी नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बीच में और ऑक्सीजन को लगा देंगे तो कीटोन हो जाएगा, नहीं, तो ये बीच में नहीं लगता, या तो फर्स्ट में रहेगा या तो लास्ट में रहेगा। और इस तरीका से करके हम किसी भी अल्डिहाइड ग्रुप को क्या करते हैं कि नॉमिनेट करते हैं, बस अल्केन का ई हटा देंगे और वहां पे Al ऐड कर देंगे, तो अल्केन का तो नाम लिखने आता है। अब अल्केन में से बस ई हटा गई, जैसे कैसे इसका हम लिख दें इथेन, इथेन में से ई हटा के Al ऐड कर दिए तो ये हो गया इथेनॉल। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कैसा भी हो, बस नाम लिख दो, लास्ट में ई हटा के Al ऐड कर दो, तो तुम्हारा अल्डिहाइड का क्या होगा कि नाम हो गया। इस तरीके से नॉमिनेट करते हैं किसी भी अल्डिहाइड को, ठीक है। अब चलो कीटोन के अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कोई एक कार्बन हो गया, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप किसका, कीटोन का। अगर इसके जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें, इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो नॉर्मली अल्केन का तो CnH2n+2 होता है, यही होता है ना। तो अब इसमें हुआ क्या है, ध्यान से समझो, इसमें Na हाइड्रोजन रह नहीं सकता है और इधर हाइड्रोजन रह नहीं सकता है, तो बस ये 2 गो हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पर ऑक्सीजन आ गया है, उसके जगह पर क्या आ गया है, ऑक्सीजन। 2 गो हाइड्रोजन हटा दो, उसके जगह पर क्या लगा दो,
ऑक्सीजन लगा दो। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला किस चीज का, कीटोन का। तो अल्डिहाइड का और कीटोन का लिखने के अकॉर्डिंग जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर क्या रहता है कि अलग अलग रहता है, बॉन्ड्स अरेंजमेंट के चलते, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स अरेंजमेंट का डिफरेंस रहता है, तो जनरल फॉर्मूला वही होगा। अब इसके अगर एग्जांपल की बात करेंगे, फर्स्ट मेंबर, बात समझो, यही बात बताते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, अगर हम ध्यान से देखो, अगर हम इधर एक हाइड्रोजन लगा दिए तो ये अल्डिहाइड बन जाएगा। तो इधर हाइड्रोजन लगाएंगे, कोनो कोनो कार्बन रहेगा, और इधर भी हाइड्रोजन लगा दिए तभी क्या हो जाएगा, ये अल्डिहाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये भी हटा देंगे यहाँ पर भी। तो कम से कम सबसे छोटा वाला कीटोन कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो सबसे छोटा कीटोन का चेन 3 कार्बन का होता है। इस हिसाब से हम क्या, ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 कार्बन का होगा ना, तो 1 गो 2 गो 3, ये डबल बॉन्ड ओ 3 गो है ना, 2 2 4 हो गया है, CH3 CH3। अब इसको नोमेनक्लेट करेंगे तो ये कितना, ये कीटोन है ना, कीटोन कीटोन, इसमें ONE ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ONE। तो 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के क्या नाम, इसमें भी सेम बात वही है। ये अल्केन होता है ना, अल्केन, तो अल्केन का ई लेटर को हटा देंगे और इसमें ऐड कर देंगे ONE, तो ये क्या बन जाएगा, अल्केनोन। तो वैसे ही इसमें 3 कार्बन का है ना, तो 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन में से ई हटा देंगे और यहाँ पे ONE ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन। ये 4 कार्बन का रहेगा, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड आ गया, CH3 4 गो है, 2 गो है, 3 गो, 1 2 3 4 कार्बन का है ना, प्रोपेन, सॉरी ब्यूटेन, ई हटा के ONE ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉन। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं कि किसी भी कीटोन हाइड्रोकार्बन ग्रुप को नोमेनक्लेट करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड OH। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल का ग्रुप है, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से बात समझो, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला की अगर बात करें, अल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, यही होता है ना। अब कहीं भी अगर ये R है, OH है, तो अगर यहाँ पे इधर रहेगा इधर रहेगा इधर रहेगा, अगर कोई कार्बन है तो सिर्फ एक ही वाला पार्ट ना डिस्टर्ब हो रहा है, ये एक वाला पार्ट डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो ये एक हाइड्रोजन हटा है, यहाँ का एक हाइड्रोजन हट गया और वहां पे OH आके जुट गया, इसमें OH में तो H है, जन एगो हाइड्रोजन हटा तो फिर तो एगो हाइड्रोजन आइए गया, तो एक हाइड्रोजन का तो जो गिनती घट गया था वो फिर पूरा हो गया, और एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। तो बस इसमें O लगा दो, तो ये जनरल फार्मूला हो जाएगा किसका, H2n+2, और इसमें लगा दो O, तो ये जनरल फार्मूला हो गया किसका, अल्कोहल का। इसके फर्स्ट मेंबर की बात करेंगे तो 1 कार्बन का, इसमें OH लगा हुआ है, यही ना हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको नोमेनक्लेट करो सब। तो 1 कार्बन का है ना, देखो अल्केन, और अल्केन में से ई हटा देंगे, और अल्कोहल का OL इसमें क्या करेंगे कि हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अल्केनॉल। ध्यान से, उसमें अल्केन अल्डिहाइड में Al था और अल्कोहल में OL है, तो अल्डिहाइड में हम पढ़ते थे अल्केनॉल, इसमें पढ़ेंगे अल्केनॉल, ठीक है। तो ये 1 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, मीथेन, बोलो। अब ये मीथेन में से ई हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OL, ये क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल 2 कार्बन की अगर हम बात करेंगे, कार्बन कार्बन, हाँ कहीं भी ऐड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। OH 2 गो हो गया तो 2 गो, एगो है तो 3 गो, ये 2 कार्बन का नाम है, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। तो ऐसे बनेगा मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो ऐसे करके हम नोमिनेट करते हैं किसी भी अल्कोहल को, ठीक।
अब अगर टाइप्स ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल को दो तरीका से टाइप्स किया जाता है, दो तरीका से क्लासिफाई किया जाता है। एक कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन पे लगा हुआ है, और दूसरा कोई वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोकार्बन में लगा हुआ है। तो एक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दो टाइप से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। किस किस के बेसिस पे? पोजीशन के बेसिस पे, पोजीशन ऑफ OH के बेसिस पे, और दूसरा नंबर ऑफ OH के बेसिस पे। तो पोजीशन के हिसाब से सुन रहा है सब, पोजीशन के हिसाब से कितना टाइप से अल्कोहल होगा? 3 टाइप्स का। एगो 1 डिग्री अल्कोहल जिसको हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल जिसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, बताते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखो। कार्बन, ये हो गया। अगर हम कार्बन के चेन की बात करें, चलो मतलब यहाँ पे कुछ कार्बन लग गया है, एगो यहाँ पे लगा हुआ है। चलो इसी के यहीं से देखो, बात समझो। कौन कार्बन जिस कार्बन से लिंक्ड है वो कितना कार्बन से लिंक्ड है, ध्यान से देखो। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये कितना कार्बन से लिंक्ड है? ये वाला कार्बन, ये एक कार्बन से लिंक्ड है। कितना कार्बन से लिंक्ड है? एक। तो ये कार्बन को बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। ठीक है, अच्छा अगर ये कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ये कार्बन कितना कार्बन से लिंक्ड है? एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, 3 कार्बन से लिंक्ड है ना। ये कार्बन को हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन? ये कार्बन की अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 कार्बन से लिंक्ड है। ये कार्बन क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। और वैसे ही अगर कोई कार्बन होता है जो 2 कार्बन से लिंक्ड रहता है, जैसे मान लो कि अगर हम इसी पे वो कार्बन लगा दिए हैं तो ये कार्बन एक यहाँ पे लिंक्ड है और एक यहाँ पे लिंक्ड है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से। तो ये कार्बन को हम लोग बोलेंगे लोग 2 डिग्री कार्बन। तो अल्कोहल भी इसी बेसिस पे है कि अगर अल्कोहल प्राइमरी कार्बन से लिंक्ड है, 1 डिग्री कार्बन से लिंक्ड है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। और अगर 2 डिग्री कार्बन से लिंक्ड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री कार्बन से लिंक्ड है तो टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसे ही जैसे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, 1 डिग्री है ना, कोई भी कार्बन यहाँ पे OH लगा दो, तो ये OH ग्रुप ये जिस कार्बन से लिंक्ड है, तो ये कार्बन तो एक कार्बन से लिंक्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। और 1 डिग्री कार्बन से लिंक्ड होने वाला अल्कोहल को कौन सा अल्कोहल बोलेंगे? प्राइमरी अल्कोहल। इसकी बात करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे लगा दिए। तो ये अल्कोहल इस कार्बन से लिंक्ड है और ये कार्बन 2 कार्बन से लिंक्ड है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। कितना डिग्री कार्बन हुआ? 2 डिग्री कार्बन, मतलब सेकेंडरी कार्बन हो गया। और सेकेंडरी कार्बन से अगर अल्कोहल लिंक्ड है तो ये कौन सा अल्कोहल हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। वैसा ही अगर कुछ ऐसे है तो ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बन से अगर अल्कोहल अटैच्ड है तो ये अल्कोहल को बोलेंगे हम लोग टर्शियरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ अल्कोहल ग्रुप के अकॉर्डिंग अल्कोहल 3 टाइप्स का, कि अल्कोहल किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में कितना गो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन में कोई गो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है? एगो, तो इस अल्कोहल को बोलते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3, मान लो कि इसमें 2 अल्कोहल जुड़ा हुआ है। कितना अल्कोहल जुड़ा हुआ है? तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में 2 अल्कोहल जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अगर वैसा ही उल्टा, अगर 3 को जुड़ा हुआ है तो ये अल्कोहल में कई जुड़ा हुआ है? 3 गो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चलो, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल को 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक पोजीशन के अकॉर्डिंग और ये गो नंबर के अकॉर्डिंग। अगर अल्कोहल के हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल
प्रॉपर्टीज की बात करें, देखो अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले अगर अल्कोहल के स्टेट की बात करेंगे, स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, तो अगर 1 से 10 कार्बन चेन में अल्कोहल लगा है, 1 से 10 कार्बन चेन में अल्कोहल लगा है, तो अल्कोहल का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, लिक्विड। और अगर 11 से ज्यादा है, मतलब अगर अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस हाइड्रोकार्बन चेन में लगा है जिस हाइड्रोकार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 11 से 11 या 11 से ज्यादा है, तो वो कौन सा स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो भारी अल्कोहल, ज्यादा मोलिक्यूलर वेट का अल्कोहल पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर जो अल्कोहल जैसे कि मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, कम मोलिक्यूलर वेट का है, हल्का है, तो ये सब क्या होगा कि पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। तो सिर्फ लो मोलिक्यूलर वेट का अल्कोहल पानी में सॉल्युबल होगा, हाई मोलिक्यूलर वेट का अल्कोहल पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है, हाँ वही लोग मिला के पीता है। एसिडिक नहीं है, बेसिक नहीं है, ये इंडिकेटर के लिए क्या है, न्यूट्रल है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने की बात करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन के जैसा ये गुड कंडक्टर नहीं है, ये क्या है कि बैड कंडक्टर है, माने ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देगा। तो जनरली अल्कोहल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का इससे होकर नहीं होता है। तो अल्कोहल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक। अब और केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जैसे कहीं भी कंबशन होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा, यही होता है ना। तो अल्कोहल अल्केन के जैसा यहाँ पर भी कंबशन होगा। तो अल्कोहल जब कंबशन होता है, अल्कोहल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा और हीट भी रिलीज होता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल का कंबशन है जिसमें अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी को क्या करता है कि रिलीज करता है, ठीक। अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, ईस्टर। ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जिसको परफ्यूम में यूज किया जाता है। तो ये एक स्वीट स्मेलिंग क्या है कि कंपाउंड है, और इसी स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ईस्टर। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये क्या है, 2 कार्बन का अल्कोहल है, इथेनॉल, ये क्या हो गया, इथेनॉल। और ये क्या है, 2 कार्बन का एसिड है, तो अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये 2 कार्बन के एसिड क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड, यही है ना, इथेनोइक एसिड। हम लोग एसिड पढ़ेंगे इसके बाद, अल्कोहल के बाद। तो 2 कार्बन का इथेन में ओइक एसिड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो अल्कोहल इथेनोइक एसिड से रिएक्शन किया तो ये बनाया, ये जो यही है हमारा ईस्टर, क्या है, ईस्टर। तो इसको बोलते हैं इथाइल इथेनोएट, पढ़ाएंगे कि कैसे ईस्टर का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे बनाया ईस्टर, और H2O मॉलिक्यूल्स भी क्या होता है कि रिलीज होता है। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, माने वैसा रिएक्शन जिसमें अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करके ईस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरा रिएक्शन है, ये जो अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करके ईस्टर बनाया, ये पूरा कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ है, और ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, तो परफ्यूम बनाने में काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है कि इवॉल्व होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन को अल्कोहल टेस्ट में यूज किया जाता है, अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए कि वाकई में ये लिक्विड अल्कोहल है कि। तो सोडियम डाल देंगे, और सोडियम डालने के समय में अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, मतलब ये क्या है कि अल्कोहल है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, समझ में आ रहा है। कोई भी, जिसका अगर मिथेनॉल रहता, मिथेनॉल, अगर मिथेनॉल रहता तो ऑक्सीडेशन होकर मिथेनॉल से क्या बन जाता, मिथेनॉल, समझ में आ रहा है ना। माने अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन। जैसे कि मान लो कि ये रहता इथेनॉल, कौन, सेकेंडरी अल्कोहल, समझ में आ रहा है ना। ये सेकेंडरी अल्कोहल वाला रहता इथेनॉल, तो ऑक्सीडेशन होने के बाद ये बनता है कीटोन। तो कीटोन का नाम कैसे देंगे, इथेनॉल, कीटेनॉल, कीटेनॉल, इथेनॉल,
मिथेनॉन, इथेनॉन, ऐसे नहीं बात करते हैं। तो इथेनॉल से क्या बन जाता है? इथेनॉल। ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल माने 3 डिग्री अल्कोहल, वो कार्बन से अटैच्ड है, जो कार्बन एक्स्ट्रा 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो टर्शियरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन और एसिड का मिक्सचर मिलेगा, माने कीटोन भी मिलेगा और एसिड भी मिलेगा। ठीक। हाँ, प्योर अल्कोहल माने जहाँ पे 100% अल्कोहल होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये क्वेश्चन आता है कि प्योर अल्कोहल या 100% अल्कोहल क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट अल्कोहल। और एक ये भी बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है कि टिंचर ऑफ आयोडीन किस किस चीज से बनता है, या कौन से अल्कोहल का यूज किया जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए, या इसका यूज कहाँ होता है? तो टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज एज एंटीसेप्टिक, कट टूट जाता है तो वहां पे लगाने के लिए करते हैं लोग। तो ये एंटीसेप्टिक के लिए यूज करते हैं किसको? जैसे ये नहीं डिटोल को, सेमनोल को यूज करते हैं, तो वैसे ही टिंचर ऑफ आयोडीन का भी आदमी एज अ एंटीसेप्टिक यूज करता है। टिंचर ऑफ आयोडीन बनेगा अल्कोहल से, और कौन से अल्कोहल से? इथेनॉल से। तो इसमें इथेनॉल, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाएगा तो क्या बनता है? टिंचर ऑफ आयोडीन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात था। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप की बात करें, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH, ये होता है ना। तो इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एसिड ग्रुप, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। चलो इसके फर्स्ट नंबर की बात करेंगे। फर्स्ट पहले जनरल फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो कैसे हो रहा था? CnH2nO2, ये था। दुगो हाइड्रोजन हट जा रहा था, वहां पे आ जा रहा था ऑक्सीजन, और फिर दुगो ऑक्सीजन लग रहा था, COOH। फर्स्ट मेंबर की बात करें, फर्स्ट मेंबर HCOOH, ये होगा ना। क्या बोलेंगे इसको? इसमें करते क्या है कि एसिड में अगर हम लिख रहे हैं अल्केन, अल्केन, तो अल्केन में से ई को क्या करेंगे कि रिमूव कर देंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे ओइक एसिड, ये बन जाएगा अल्केनोइक एसिड। एकदम सिंपल है कि एक कार्बन का है ना, तो एक कार्बन का क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन में ई हटा देंगे और ई को रिमूव करके डाल देंगे यहाँ पे ओइक एसिड, ये क्या बन गया? मिथेनोइक एसिड। दो कार्बन की बात करेंगे तो सी डबल बॉन्ड OH, ये एगो है, तीन गो हाइड्रोजन आ जाएगा। दो कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? इथेन, इथेन। वैसे ई हटा देंगे और डाल देंगे यहाँ पे ओइक एसिड, ये क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड। तो वैसे ही मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स को नोमेनक्लेट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में तो ये मेरे क्या हो गया? दो कार्बन का एसिड है, ये कौन सा एसिड हो गया? इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये तो है एसिड और ये है बेस। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे क्या बनेगा? CH3COONA और ये वाटर, सॉल्ट और वाटर बनेगा। यहाँ पर देखो इथेनोइक एसिड रिएक्शन कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से, ये दोनों सॉल्ट हो गया। नहीं तो एसिड सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो अनदर सॉल्ट बना रहा है कि नहीं है? यहाँ पे CH3COONA बन रहा है, सोडियम इथेनोएट, इसको बोलते हैं सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट प्लस वाटर बन रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है कि रिलीज हो रहा है। ना हाँ, इथेनोइक है, दो ही कार्बन का एसिड है, इथेनोइक एसिड हो गया। ठीक, ये भी इथेनोइक एसिड है, तो वो भी सोडियम कार्बोनेट से करे रिएक्शन, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से करे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इथेनोइक एसिड देखो यहाँ पे हम लोग अल्कोहल में पढ़े थे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एसिड बन रहा था, याद है? तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। और उल्टा अगर एसिड का रिडक्शन करते हैं, माने इसमें LiAlH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा, और हाइड्रोजन को ऐड करना क्या है?
रिडक्शन, हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन को ऐड करने पे वापस वही बात होगा, एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ये 2 कार्बन का अल्कोहल है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथेनॉल। तो जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया जाता है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हालांकि ये डिपेंड करता है कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा या एसिड बनेगा, अल्कोहल, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कौन अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल के लिए अलग बात है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए अलग है, टर्शियरी अल्कोहल के लिए अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एसिटिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके HCl बना दिया, और इस जगह पे आ गया कौन, एगो क्लोरीन, तो ये बन गया ClCH2COOH। यहाँ पे एसिड के ग्रुप से कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है, एसिड के ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो हाइड्रोकार्बन चेन का हाइड्रोजन है वो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है क्लोरीन के साथ, है ना। इसका ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लिया, और ये एक क्लोरीन उस जगह पे चल गया, तो क्या बन गया ClCH2, पहले CH3 था ना, ClCH2COOH, इसको बोलेंगे एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन का एसिड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एगो है तो मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड। अच्छा, अब अगर इसको फिर से हम रिएक्शन करवाएं Cl2 से, तो ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा, और फिर एक हाइड्रोजन के जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा Cl2CH, तो 2 क्लोरीन आ गया ना, तो डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, एक और ही हाइड्रोजन बचा है तो वहां पर भी आ सकता है, तो ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड, ऐसे हो सकता है। हाँ, डाइल्यूट इथेनोइक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड अगर 4 से 6% है किसी भी सॉल्यूशन में, एक और सॉल्यूशन में इथेनोइक एसिड 4 से 6% है, तो उसमें क्या बोलते हैं लोग, विनेगर। नाम सुना होगा सब विनेगर का, कहीं कहीं किचन में यूज होता है। विनेगर का बेसिकली काम होता है कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को क्या करने के लिए, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग विनेगर यूज करते हैं। और विनेगर क्या है, इथेनोइक एसिड का 4 से 6% डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक वर्ष है, ठीक है। और दूसरा, अगर 99% इथेनोइक एसिड है तो प्योर 99% इथेनोइक एसिड को बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये एकदम सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म है, ये सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ये सॉलिड क्रिस्टल है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। चल देखो, आइसोमर्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, माने 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड अगर हम देखें तो मान लो कि सबको अगर हम लोग सिंक्रोनाइज्ड वे में लिखे, जस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे, इतना को कार्बन, इतना को हाइड्रोजन, इतना को ऑक्सीजन, तो ऐसे अगर नॉर्मली लिख लें तो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा, लेकिन अगर उसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर सब क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट है। हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने से वो सेम कंपाउंड नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, स्ट्रक्चर अलग अलग है, माने उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स में बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग अलग है। जब बॉन्ड का अरेंजमेंट अलग अलग है तो कंपाउंड भी क्या हो गया कि अलग अलग, ठीक है। तो भले वो तो सबका फार्मूला सेम रहेगा लेकिन वो सेम कंपाउंड नहीं होगा। तो आइसोमर्स में जितना भी कंपाउंड होता है सबका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, क्योंकि फंक्शनली मतलब उसका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा कि अलग ही होगा, ठीक है। तो भले ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, आगे देखते हैं। तो वैसा कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिसका सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सबका क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो सब कंपाउंड को हम बोलेंगे जो सब एक दूसरे का क्या है कि आइसोमर्स है। ये सब वो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उन सब का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अभी देखते हैं, आइसोमर्स इसलिए बनता है क्योंकि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन एटम का पोजीशन अलग अलग रहता है, तो कार्बन एटम के पोजीशन अलग अलग होने से कंपाउंड्स अलग अलग हो जाता है, तो वो सब हो जाएगा आइसोमर्स। जैसे इसमें देखो, अगर C5H12 की बात करेंगे तो C5 5 कार्बन के अल्केन को क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो अगर हम नॉर्मली बोल दे, अभी जस्ट बोल लेते हैं, हालांकि नॉर्मली हम इसको बोल लेते हैं पेंटेन, ठीक है। तो 5 कार्बन का देखो कितना स्ट्रक्चर हम बनाए कि 1 2 3 4 5, तो एक तो ये हो गया। अब हाइड्रोजन लगा लेना अपना से, ठीक है। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, अब हम इसमें हाइड्रोजन लगा लेंगे। दूसरे की बात करें तो 1 2 3 4, एक यहाँ पे लगा दिए, एक ये हो गया,
1 2 3 मान लो कि 4, ये यहाँ पे लगा दिए हम 5 हुआ 5 गो। तो यहाँ पे देखो तो ये भी तो 5 कार्बन का है, अगर हाइड्रोजन हम इसमें लगा देंगे तो 12 गो हाइड्रोजन आएगा। इसमें भी अगर हम हाइड्रोजन लगा देंगे तो कितना हाइड्रोजन आएगा 12 गो। इसमें भी हाइड्रोजन लगा देंगे तो कितना हाइड्रोजन आएगा 12 गो। तो ये तीनों का मोलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो ये सब कंपाउंड जिसका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, इन सब कंपाउंड्स को बोलेंगे कि ये सब कंपाउंड्स आपस में क्या है कि आइसोमर्स है। ठीक है, और बताने के लिए बता दे कि आइसोमर्स में चूंकि कंपाउंड अलग अलग होता है, इसलिए इन सब आइसोमर्स का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा कि अलग अलग होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है, और देखो वैसा रिएक्शन जिसमें आइसोमर्स बनते हैं, माने जितना भी कंपाउंड बने मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग, तो वो रिएक्शन जिसमें आइसोमर्स बनते हैं वो रिएक्शन को बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन क्या है, वैसा रिएक्शन जिसमें आइसोमर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ठीक, चलो देखो होमोलॉगस सीरीज और सीरीज ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। देखो कहने का मतलब ये नहीं है कि सबका जनरल फार्मूला सेम है, लेकिन जनरल फार्मूला लिखने का वो जो तरीका होता है, जैसे अल्केन को हम लिखते हैं लोग CnH2n+2 मेथड से, अल्कीन को लिखते हैं CnH2n मेथड से। तो ये जो ये सब का ये जो जिस फार्मूला से अल्केन अल्कीन ये सब का कंपाउंड्स को कंप्राइज करते हैं वो सब क्या रहेगा कि सेम रहेगा। तो रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला बट दे डिफर फ्रॉम इट्स नेक्स्ट मेंबर बाय अ फिक्स्ड ग्रुप ऑफ एटम। माने इसके जो बाद वाला होगा, ये दोनों के बीच में जितना एटम का डिफरेंस होगा, इसके बाद वाला के बीच में एटम का डिफरेंस नहीं होगा, उसके अगला वाला के बीच में एटम का ग्रुप ऑफ एटम्स का डिफरेंस सेम होगा। वही बोले, अभी समझाते हैं। जैसे अल्केन की बात करें तो अल्केन का फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा CH4, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब CH4 के बाद दो गो कार्बन के अल्केन का क्या क्या होगा C2H5, तीन गो कार्बन का क्या होगा C3, बोलो 3 दूनी 6 और 2 8, यही ना होगा। चलो इतना ही क्या देखते हैं अभी हम लोग, अब इतना ही क्या देखें अगर हम लोग C3 3 दूनी 6 2 8, 2 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4 और 2 6। चलो अब अगर अल्केन की बात करें तो ये हो गया एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन, ये हो गया 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन, और ये हो गया 3 कार्बन का अल्केन हाइड्रोकार्बन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखें, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, कितना कार्बन का डिफरेंस है 1 कार्बन का, इसमें 6 को हाइड्रोजन, इसमें 4 को हाइड्रोजन, इसमें CH2 का डिफरेंस है नहीं है क्या। इसकी बात करेंगे इसमें 3 गो, इसमें 2 गो, 1 कार्बन का डिफरेंस, इसमें 6 गो, इसमें 8 गो, 2 कार्बन का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसके बाद अगर हम लोग जाए लोग तो वहां पर भी CH2 का डिफरेंस होगा। तो ये हर एक कंपाउंड अपने नेक्स्ट कंपाउंड से सेम ग्रुप ऑफ एटम से डिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सबको क्या बोलेंगे कि सब कौन सा सीरीज में है, होमोलॉगस सीरीज में। वैसे ही अगर अल्कीन की बात करेंगे तो क्या होगा, अल्कीन क्या एक कार्बन का तो होगा नहीं, C2H4 होगा, C3H6, C4H8 नहीं हुआ क्या। चलो अब देखो ये 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस है, 4 कार्बन 6 कार्बन, यहाँ पर भी देखो 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस, 6 कार्बन 8 कार्बन, 2 कार्बन का डिफरेंस। तो यहाँ पर भी ये सब भी सेम ग्रुप ऑफ एटम से डिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब कंपाउंड अपने नेक्स्ट मेंबर से सेम ग्रुप ऑफ एटम से डिफर कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया कि होमोलॉगस सीरीज हो गया। तो अल्केन अल्कीन अल्काइन, अच्छा सिर्फ यही सब ना, इवन फंक्शनल ग्रुप वाला हाइड्रोकार्बन भी, अल्कोहल एसिड ओसिड सब के सब क्या करता है कि होमोलॉगस सीरीज को ही फॉलो करता है। जैसे मान लो कि अगर हम एक एग्जांपल दें अल्कोहल का, तो मान लो कि मिथेनॉल CH3OH होगा, इसके बाद वाला C2H5OH नहीं होगा क्या, इसके बाद वाला C3H7OH, ये ना होगा। तो देखो यहाँ पे ये हो गया क्या, 1 कार्बन का अल्कोहल मिथेनॉल, इथेनॉल, 3 कार्बन का अल्कोहल प्रोपेनॉल हुआ। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस है,
नहीं है क्या? ये OH OH तो सब में है, तो इसको हटाइए दो। 3 कार्बन 5 कार्बन, 2 कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ पर भी देखो 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस 5 7, 2 कार्बन का डिफरेंस। तो इवन अल्कोहल में भी एक मेंबर नेक्स्ट मेंबर से CH2 से डिफर किया, ये भी मेंबर नेक्स्ट मेंबर से CH2 से डिफर किया। तो ये सब में क्या हो रहा है कि हर एक कंपाउंड अपने नेक्स्ट मेंबर से सेम ग्रुप ऑफ एटम से डिफर कर रहा है। तो ये सब कौन सा सीरीज में हो जाएगा? होमोलॉगस सीरीज में हो जाएगा। ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि सब्सटेंस उसी एलिमेंट का है लेकिन डिफरेंट फॉर्म में है। मतलब उस एलिमेंट तो उसी एलिमेंट का है लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग शो करता है। तो उसी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म के सब्सटेंस को जिसका प्रॉपर्टी अलग अलग है हम बोलेंगे एलोट्रोप्स। तो कार्बन का 3 एलोट्रोप्स होता है, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर फ्लोरीन। ग्रेफाइट का कोनो सब्सटेंस है उसमें भी पूरा कार्बन रहेगा, डायमंड वाला भी कंप्लीटली कार्बन रहेगा, बकमिस्टर फ्लोरीन वाला भी पूरा कार्बन रहेगा। ये एलोट्रोप्स का फॉर्म इसलिए बनता है क्योंकि कार्बन बनेगा तो कार्बन से ही, लेकिन एक कार्बन दूसरे कार्बन से जो बॉन्ड से अरेंज रहता है वो डिफरेंट पैटर्न, ये क्या रहता है कि बॉन्ड अरेंज रहता है। तो बस बॉन्ड अरेंजमेंट के अलग अलग होने के चलते, डिफरेंस के चलते क्या होता है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एलोट्रोप्स का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन का पहले का एलोट्रोप्स देख लिए हम, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बात करते हैं, सॉफ्ट होता है, तो पेंसिल के नोक में नहीं रहता है। तो पेंसिल के नोक में क्या रहता है? ग्रेफाइट। और बैटरी के इलेक्ट्रोड में हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट को। ठीक है। तो वो सॉफ्ट रहता है, नहीं है लिखने के बाद इसे और कैसे करना चाहिए, टूट जाता है, सॉफ्ट रहता है, ज्यादा ये नहीं रहता है ना, घसर घसर करता है। तो ग्रेफाइट कैसा रहेगा? सॉफ्ट रहेगा, स्लिपरी रहेगा। स्लिपरी होने के चलते इसको मशीनी पार्ट में हम लोग ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। ल्यूब्रिकेशन का मतलब यहाँ पे 2 मशीन फ्रिक्शन कर रहा है, वहां पर डाल देते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम करे। तो फ्रिक्शन के रिड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट। तो ग्रेफाइट स्लिपरी होता है और स्लिपरी होने के चलते फ्रिक्शन को कम करेगा, और जब फ्रिक्शन को कम करेगा तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज अ ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। ब्लैक, ये तो रंग हो गया। ग्रेफाइट का रंग कैसा होता है? ब्लैक। पेंसिल में देख किया है सब, यूज एज लुब्रिकेंट आ गया ना। स्लिपरी होने के चलते इसका किस चीज में काम किया जाता है? लुब्रिकेशन में। तो लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। लस्टरस, चमक। हाँ, हम लोग पढ़े हैं लोग कि वैसे नॉन मेटल्स के पास शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है, मेटल लस्टरस होता है, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन है, नॉन मेटल। तो ग्रेफाइट मेटल होने के बावजूद इसके पास शाइनी अपीयरेंस है। ग्रेफाइट कैसा होगा? लस्टरस होगा, चमक होगा, इसमें चमकेगा। हाँ, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट जो होकर एक इंड से दूसरे इंड इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर जाएगा और हीट भी पास करेगा। अगर एक इंड को गर्म करेंगे तो थोड़ा देर बाद दूसरा इंड को भी छूने में गर्म महसूस होगा। तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर है। ठीक है। यूज टू मेक क्रशिबल, क्रशिबल मतलब वो वेसल्स जिसमें किसी भी सब्सटेंस को गर्म किया जाता है उसको बोलते हैं क्रशिबल। मतलब कि मेटल के किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम गर्म करें तो उस वक्त मतलब हीट के चलते मेटल किसी ऑब्जेक्ट से रिएक्शन कर ले। मेटल जनरली ऑक्सीजन से, H2O से, एसिड से, बेस से रिएक्शन कर लेता है, और अब उसको मिल गया हीट तो और ये स्पीड में रिएक्शन करेगा, क्योंकि हीट से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो और बढ़िया से क्या करेगा कि वो रिएक्शन करेगा। तो मेटल में कोई एसिड बेस को रख के और हीट करने पे चांस रहता है कि वो एसिड उसी बर्तन के मेटल से क्या करेगा कि रिएक्शन कर लेगा। इसलिए हम क्रशिबल के रूप में वेसल्स जिसमें किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाता है उसको बोलते हैं क्रशिबल। तो इसलिए क्रशिबल के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट है नॉन मेटल, और नॉन मेटल होने के चलते वो आसानी से किसी एसिड बेस वगैरह से रिएक्शन नहीं करेगा। आउट ऑफ 4 कार्बन के पास कई वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 4। तो 4 को में इसमें से 3 को बॉन्डेड होता है और एक क्या रहता है कि खाली होता है। हर एक में अगर ई भी बॉन्ड से और कोई कार्बन है तो इसमें से भी अगर 4 को है तो 4 को में से क्या रहेगा कि कौन? 3 को, एगो ई बॉन्डेड है, एगो 2 ई बॉन्डेड है, ई बॉन्डेड है, ये क्या रहेगा कि खाली रहेगा। अब इसके भी अगर बारे में बात करें तो कार्बन में 1 2 ई बॉन्डेड है, ई बॉन्डेड है, तो 3 को बॉन्डेड हो गया, एक चौथा क्या रहेगा कि खाली रहेगा। माने तो पूरे ग्रेफाइट में जितने भी कार्बन है सब कार्बन एक दूसरे से लिंक्ड है, गारंटी एक दूसरे से क्या है कि लिंक्ड है, लेकिन सब कार्बन के 4 गो वैलेंस, 4 गो बॉन्ड में से 3 गो बॉन्ड तो बना हुआ रहता है, लेकिन एक बॉन्ड क्या रहता है कि खाली रहता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है।
ठीक है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करता है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चलते वही काम डायमंड में नहीं होगा, क्योंकि डायमंड में कार्बन का चारों बॉन्ड बना हुआ है, चारों का चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया है, उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, हीट तो खैर पास कर ही जाएगा, कर जाएगा, कौन कौन में हीट पास नहीं करता है, ठीक। डायमंड हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड, तब इतना ज्यादा हार्ड होगा डायमंड कि डायमंड को बोला जाता है कि अर्थ पर का प्रेजेंट सबसे ज्यादा वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ का, इतना ज्यादा हार्ड है। तो ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, चारों का चारों बॉन्ड फुलफिल्ड है, कार्बन का कोवैलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, समझ रहे ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि ज्यादा होता है, ज्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट करेगा, मेल्ट मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। इलेक्ट्रिसिटी का तो बैड कंडक्टर है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया हुआ है, एक को खाली इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन हीट का क्या है कि ये अच्छा कंडक्टर है। सॉल्युबल सॉल्वेंट में हम लोग पढ़े थे कि सॉल्वेंट है दो टाइप का, एगो पोलर और एगो नॉन पोलर, अल्केन में पढ़े थे हम लोग। सॉल्वेंट कितने टाइप का, दो टाइप का, एगो पोलर और एगो नॉन पोलर। इसके वाटर हो गया पोलर सॉल्वेंट, अल्कोहल बेंजीन वगैरह ये सब हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये डायमंड पोलर सॉल्वेंट में भी डिजोल्व नहीं होगा और ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी डिजोल्व नहीं होगा, किसी भी टाइप के सब्सटेंस में ये डिजोल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल है, सॉल्यूबल नहीं होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन में से 4 वैलेंस में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री था, 3 बॉन्ड बनाया था, इसमें चारों के चारों बॉन्ड बनाएगा, दूसरे कार्बन एटम से एक को खाली इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ठीक है। तीसरा आ गया हमारा बकमिंस्टर फ्लोरीन। तीनों एलोट्रोप्स में से बकमिंस्टर फ्लोरीन सबसे रिसेंट फॉर्म ऑफ एलोट्रोप है, रिसेंट बने, इसकी दोनों के बारे में पता बहुत पहले चल गया था, इसके बारे में हाल ही में पता चला है। अब हाल ही का मतलब इन होगी 1-2 महीना पहले, 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले, हाल ही का मतलब ये होगा कि तो वो 15 साल 20 साल 25 साल पहले उतना हम लोग का उम्र नहीं होगा, तब तो आदमी बोल रहे कि रिसेंट फॉर्म ऑफ एलोट्रोप है। तो इसके बारे में बहुत प्रॉपर्टी पता है, तो मतलब साइंटिस्ट के फील्ड में 20 साल 25 साल को बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे हम लोग चलते हुए बोल देते हैं कि फॉसिल्स बनने में हजारों लाखों साल लग जाता है, तो बोलने में कितना आसान है कि हजारों लाखों साल बन जाता है, तभी कोई फॉसिल्स बनता है, कोल बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा, लेकिन 1 साल 2 साल में उसका हल्का सा रिमेन्स का भी बारे में पता नहीं चलेगा। तो साइंटिफिक फील्ड, रिसर्च का फील्ड, किसी के चीज के बारे में जानकारी लेते लेते बहुत टाइम लगता है। वैसे मेंडल में था, समझ रहे, कम से कम 30 साल आदमी क्या हुआ कि जेनेटिक्स की दुनिया में पीछे हो गया। अगर मेंडल के बारे में उसी समय आदमी बात अडॉप्ट कर लिया रहता तो आज आदमी 30 साल क्या रहता कि 30 साल लेट हो गया ना, 30 साल बाद पता चला कि मेंडल जो पूरा मैथमेटिकल तरीका से सब फॉर्मुलेट किए थे, समझ में आ रहा ना, जितने भी जेनेटिक लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, वो सब सही चीज है, एक्चुअली में वो रूल फॉलो होता है जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर जाता है तब। लेकिन शुरू में कोई विश्वास नहीं किया, 30 साल आदमी जेनेटिक्स में पीछे चला गया, बाद में पता चला कि सब सही है। तो वैसे ही है कि बकमिंस्टर फ्लोरीन रिसेंट है, मैं तो वो 20-25 साल हो गया इसके बारे में जानकारी लगे हुए, तो इसके बहुत प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया है, अब बहुत प्रॉपर्टी के बारे में अभी भी पता नहीं चला है। तो कुछ कुछ जैसे केज लाइक स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर है, समझ रहे ना, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, केज के जैसा, चूंकि स्फेरिकल शेप में होता है तो कहीं फुटबॉल लिखा होगा कि लुक लाइक शेप ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का जैसे इसका शेप लगता है ना। तो केज लाइक स्ट्रक्चर C60 भी बोलते हैं, 7 कार्बन एक दूसरे में ज्वाइंट हुआ है, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन को C60 भी बोलते हैं। हालांकि 60 से भी ज्यादा कार्बन का बकमिंस्टर फ्लोरीन रिसेंट दौर में शायद मिला हुआ है। इट डिजॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हुआ कि डिजॉल्व्स मिलेगा, ठीक है, इनऑर्गेनिक में ना, ऑर्गेनिक में। मोर हार्डर देन ग्रेफाइट बट लेस हार्डर देन डायमंड। हम लोग क्या पढ़े, डायमंड बहुत ही ज्यादा क्या होता है कि हार्ड होता है, ग्रेफाइट क्या होता है कि सॉफ्ट होता है। तो डायमंड से ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, ये हार्ड है, हार्ड होता है, लेकिन डायमंड इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं होता है, डायमंड से कम हार्ड होगा और ग्रेफाइट से ज्यादा। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है ना, तो ग्रेफाइट से ज्यादा हार्ड होगा, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट, अभी हम लोग बाकी सब देख लिए लोग, ये कार्बोनेट्स कंपाउंड का लास्ट पार्ट है, सोप एंड डिटर्जेंट। सोप की बात करें, देखो सोप एंड डिटर्जेंट का मतलब जनरली डिटर्जेंट की बात करें तो हर वो चीज, केमिकल्स, चाहे कोई भी सब्सटेंस जो डर्ट को क्लीन करने का काम करे
सफाई करने का काम करे उसको बोलते हैं हम लोग डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो एक ये सोप भी एक डिटर्जेंट ही है, और डिटर्जेंट तो डिटर्जेंट ही है। डिटर्जेंट को नॉर्मली बोलते हैं सोपलेस डिटर्जेंट या सिंथेटिक डिटर्जेंट, जो कि जनरली पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। खैर, तो उसमें हम लोग सोप के बारे में पढ़ते हैं। तो सोप भी एक डिटर्जेंट ही है जो सफाई करने का काम आता है, क्लीनिंग एक्शन के लिए फेमस है। तो सोप की बात करें तो सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, माने वैसा सॉल्ट जिसमें कौन सा मेटल है, सोडियम या पोटेशियम। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, माने कार्बोक्सिलिक एसिड के लंबा चेन का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा सोप मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारा सोप। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो अगर सोप की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन हो गया, 15 कार्बन का, लास्ट में COOH है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ कि नहीं हुआ। एक वो हाइड्रोजन हट के वहां पे सोडियम आ गया है, तो यही ना हमारा क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजन हट के क्या आ गया, सोडियम आ गया है, तो ये हमारा क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ 15 कार्बन, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही हमारा क्या हो गया, सोप, ठीक है। वही बताइए, सोप इज सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो सोप को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। देखो जनरली सोप को प्रिपेयर करते हैं हम लोग ऑयल या फैट से। जो ऑयल या फैट्स होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का ईस्टर होता है। हम लोग पढ़े थे लोग लास्ट क्लास में कि एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से क्या बनता है, ईस्टर, और ईस्टर एक तो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, नहीं पढ़े थे लोग। तो एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से क्या बनेगा, ईस्टर, ठीक है। तो वैसे ही फैटी एसिड मतलब 15 से 18 कार्बन तक का कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है जो फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल माने एक ट्राई हाइड्रिक, 3 गो OH है, तो कौन सा अल्कोहल हो गया, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, 2 गो OH रहता तो डाई हाइड्रिक अल्कोहल। तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, तो अगर हम दोनों को मिला रहे हैं, क्या क्या आप समझो, फैटी एसिड, तो ये एसिड हो गया, और क्या मिला रहे हैं, ग्लिसरॉल, ऑल, तो ये क्या हो गया, अल्कोहल। तो एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, और यही ईस्टर होता है ऑयल या फैट्स, ठीक है। तो ध्यान से वही बोलिए, सोप इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ईस्टर, किसके रिएक्शन से, ईस्टर के रिएक्शन से, किसके साथ, विथ NaOH या KOH। कि जब भी हम लोग ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेंगे तब जाके क्या होगा कि सोप का फॉर्मेशन होगा, और वो भी किसका ईस्टर, तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 15 से 18 कार्बन। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, माने ये जो ईस्टर है वो किसका ईस्टर है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये फैटी एसिड, एसिड और ग्लिसरॉल, अल्कोहल से ये बना ईस्टर, और ये ईस्टर जब रिएक्शन किया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोप का क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुआ। तो सोप इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों से बना ईस्टर विथ NaOH या KOH। यहाँ पे देखो, ये हम फार्मूला लिखे हैं ऑयल या फैट्स है, यहाँ पे तो हमको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला हो गया एसिड का पार्ट, और ये वाला हो गया ग्लिसरॉल के अल्कोहल का पार्ट, इसका OH क्या हुआ कि निकल चुका है। तो ये हमारा हो गया ऑयल या फैट्स, माने ये हो गया ऑयल या फैट्स का मतलब ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये क्या हो गया, ईस्टर, ये क्या हो गया, ईस्टर, किसका ईस्टर, फैटी एसिड और ये ग्लिसरॉल का। तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का क्या हो गया, ईस्टर हो गया, और ये रिएक्शन करेगा किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये ईस्टर रिएक्शन करेगा, तो ये ईस्टर जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सोप, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोल रहे हैं सोप। और जिस अल्कोहल से ये बना था वो अल्कोहल वापस से क्या हो गया कि हमारे पास आ गया। तो ये ईस्टर किस चीज से बना था, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। तो ये अल्कोहल वापस यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा ना। तो जब भी ईस्टर को बेस से रिएक्शन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से, तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आया, और जिस अल्कोहल से बना था वो अल्कोहल क्या हुआ कि आ गया, ठीक है। तो इसी रिएक्शन से, इसी मेथड से हम क्या करते हैं कि सोप का प्रिपरेशन करते हैं।
ठीक है, ध्यान से बात समझना। और वैसा रिएक्शन जिसमें देखो जिसमें ईस्टर बनता है, माने एसिड का और अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा और उस रिएक्शन को बोलेंगे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और वैसा रिएक्शन जिसमें ईस्टर टूटता है और ईस्टर के स्प्लिटिंग से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो, माने ईस्टर के स्प्लिटिंग हो और जिस अल्कोहल से बना है वो अल्कोहल बने, उस रिएक्शन को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। जरूरी नहीं कि वो यही रिएक्शन हो, कौनों ईस्टर को हम रिएक्शन करेंगे बेस के साथ तो वो सॉल्ट बनाएगा और क्या होगा कि जिस अल्कोहल से बना है वो अल्कोहल वापस से आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में ईस्टर का स्प्लिटिंग हो रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ईस्टर, तो ये रिएक्शन में ईस्टर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सोप का फॉर्मेशन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन से ही होता है, ईस्टर के स्प्लिटिंग से होता है, तो इसी को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखो कुछ सोप मॉलिक्यूल कुछ इस तरीका से होता है जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है पोलर हेड, और जो पीछे वाला जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल। और हेड की बात करें तो ये वाटर लविंग नेचर का होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। तो ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा। और टेल की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब होता है डर, माने ये वाला वाटर हेटिंग पार्ट है और ये वाला वाटर लविंग पार्ट है। तो जनरली हुआ क्या कि अगर कपड़ा में कहीं डर्ट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, डर्ट लगा हुआ है, तो ये डर्ट कौन सा नेचर का होता है, ऑयल। डर्ट कौन सा नेचर का होगा, ऑयल नेचर का होगा। तो देखो ये तो टेल वाला पार्ट कैसा है, वाटर हेटिंग पार्ट। टेल वाला पार्ट कैसा है, वाटर हेटिंग। हेड वाला पार्ट कैसा है, वाटर लविंग पार्ट। तो ये वाला तो पानी से भाग के आके इसमें सट जाएगा, ये बाहर क्या रह जाएगा कि हेड वाला पोर्शन पानी के साथ रह जाएगा। हेड वाला पोर्शन पानी के साथ क्यों रहेगा, क्योंकि ये वाटर लविंग पार्ट है, ये पानी के साथ रह जाएगा, ठीक है। और टेल वाला पोर्शन तो वाटर हेटिंग है ना, तो पानी से भाग के आके डर्ट में सट जाएगा। इस तरह से बहुत सारा क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स आके डर्ट के साथ क्या होगा कि सबका टेल वाला पोर्शन डर्ट के साथ, हेड वाला पोर्शन पानी के साथ। तो हेड वाला पोर्शन पानी के साथ सट के पानी में डिजॉल्व रहेगा, और टेल वाला पोर्शन डर्ट को इसमें सट के क्या करेगा कि डर्ट को पकड़ लेगा, और डर्ट को पकड़ के कपड़े में से क्या करेगा कि निकाल देगा। और इस तरह से बनता है फ्रॉथ। माने इस ऐसा रिप्रेजेंटेशन जो बनता है, माने डर्ट के साथ कुछ इस फैशन में, स्फेरिकल फैशन में जो सोप के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो जाते हैं, इस फैशन में अरेंजमेंट को बोलते हैं माइसिल। क्या बोलते हैं इसको, माइसिल। और इस तरीके से फिर हम क्या साफ करते हैं, तो ये माइसिल्स जिसमें सोप मॉलिक्यूल्स अलोंग विथ डर्ट है, वो क्या होता है कि बाहर धो जाता है, धो देते हैं तो बाहर क्या होता है कि निकल जाता है। तो इस तरीका से क्या करता है कि सोप मॉलिक्यूल्स डर्ट को क्लीन करता है, ठीक है। तो ये हो गया सोप। हालांकि सोप जितना भी होता है सब बायोडिग्रेडेबल होता है, इससे इन्वायरमेंट में कोनो लॉस नहीं है, फिर जाएगा बाहर में, फिर क्या होगा कि ये डिग्रेड कर जाएगा। सोप मॉलिक्यूल भी डिग्रेड कर जाएगा और डर्ट तो डिग्रेड कर ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सोप मॉलिक्यूल्स क्या होता है कि डिग्रेड कर जाता है। देखो डिटर्जेंट्स की अगर बात करें, टाइम कितना है, तो लास्ट है। डिटर्जेंट्स की अगर बात करें तो पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है। उसमें वो बस यहाँ पे सब पार्ट सेम रहेगा डिटर्जेंट में, वहीं नॉन पोलर टेल रहेगा, पोलर हेड रहेगा, बस अंतर ये इसमें सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। हाइड्रोकार्बन चेन में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें बेंजीन सल्फोनेट या बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। बाकी सारा क्लीनिंग एक्शन क्या रहता है कि उसका भी सेम रहता है, उसमें कोई अलग वाली बात नहीं है। तो बस इतना समझ लेना कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सोप हो गया, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनेट है, समझ रहे ना। तो वो सब क्या हो गया कि डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स हो गया। अंतर ये रहता है, ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। सोप में क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें ज्यादातर सोप मॉलिक्यूल्स बायोडिग्रेडेबल होता है और कुछ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो वो जाके क्या करेगा कि सॉइल पोल्यूशन करेगा, पानी में मिल जाएगा तो वाटर पोल्यूशन करेगा, माने वो इको फ्रेंडली नहीं है।
कुछ और अंतर की बात की जाए तो सोप मोलिक्यूल हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, क्योंकि हार्ड वाटर में प्रेजेंट है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन, ये सब प्रेजेंट है। तो उसमें क्या होगा कि ये हेड पोर्शन के साथ कैल्शियम रिएक्शन कर लेगा, और जब कैल्शियम रिएक्शन कर लेगा तो ये सोप मोलिक्यूल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि अब तो रिएक्शन कर लिया तो प्रोडक्ट बनेगा। अब जब प्रोडक्ट बन गया तो अब तो वो सॉल्ट नहीं रहा, सॉरी अब तो वो सोप नहीं रहा ना, अब सोप मोलिक्यूल खत्म हो गया। तो जब सोप मोलिक्यूल खत्म हो गया तो क्लीनिंग एक्शन नहीं होगा, कुछ और बन गया। तो ये हार्ड वाटर में क्या होता है कि हेड ऑफ सोप मॉलिक्यूल कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सबसे क्या करता है कि रिएक्शन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वो उस वाटर को बोलते हैं हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर में सोप मॉलिक्यूल अच्छा से काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि हार्ड वाटर का आयंस इसके साथ रिएक्शन करके इसे कुछ और बना देगा, अब सोप ना रहा। डिटर्जेंट क्या करता है कि अच्छा बात यह है कि डिटर्जेंट हार्ड वाटर से कोनो फर्क नहीं पड़ता है, वो नॉर्मल वाटर में भी उतना ही बढ़िया से काम करता है और हार्ड वाटर में भी उतना ही बढ़िया से काम करता है, क्योंकि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। बाकी नेचर में सब सेम रहता है, बस ये डिग्रेडेबल है और वो क्या है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। ये हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा, वो हार्ड वाटर में काम करेगा। इसका हेड अलग है, उसका हेड अलग है, बाकी सब क्लीनिंग एक्शन क्या है कि लगभग सेम, ठीक है।